चलो मैडिया तो प्रारंभ करें। आइए आज हम बात करते हैं संसद का। देखो हमने संसद बता दिया था कि संसद 79 में है, वहीं पर लोकसभा और राज्यसभा 80 में है और जो लोकसभा है 81 में है। हमने इनके बारे में बात कर दिया था। आज बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही के बारे में। संसदीय कार्यवाही, याद रहे संसदीय कार्यवाही ये अलग अलग प्रकार से होती है, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। आज बात करते हैं संसद के सत्र से। संसदीय सत्र या संसद का जो सत्र होता है हम उससे बात करते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं। जब हम संसद के सत्र को प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 80 कहता है, आर्टिकल 85 अर्थात आर्टिकल 85 ये क्या कहता है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात, यहां पर चुनाव के पश्चात कर रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है, ठीक, उसके पश्चात या बाद में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को समन भेजेगा। क्या भेजेगा? समन भेजेगा। समन का मतलब मान लो आदेश भेजेगा, आदेश या निवेदन जो कुछ समझ सको, ठीक है। समन भेजेगा और उसके द्वारा दोनों सदनों को बुलाएगा। यह हमारा आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को समन भेजेगा और उस समन के द्वारा क्या करेगा? दोनों सदनों को बुलाएगा। अब एक चीज याद रखना, जो सत्र होते हैं, ठीक, ये साल में 3 होते हैं। अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, आइए देखते हैं पहले लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से, ठीक। लोकसभा में कहता है कि राष्ट्रपति जो सदन बुलाएगा, ये अब उनमें क्या होता है कि सदन 3 प्रकार के होते हैं। लोकसभा में सदन 3 प्रकार के, कौन कौन से? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है, एक हो गया बजट सत्र, दूसरा होता है मौसमी सत्र या मानसून सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक। ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जब इनकी समयावधि भी होती है। हम बात कर रहे हैं बजट सत्र की। जो हम देखते हैं बजट कब आता है, फरवरी के लास्ट में हमने बजट वाला भी पढ़ा भी दिया है। आर्टिकल 112 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 112 में वर्णन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण की, ठीक। लेकिन यहां पर कह रहा है सत्र की, यहां पर विवरण की बात नहीं आ रही, यहां पर बजट सत्र की बात कर रहा है। जब सत्र बुलाया जाता है तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो बजट सत्र है फरवरी से चालू होता है, ये फरवरी से मई तक। जब बजट सत्र की बात करते हैं तो ये फरवरी से मई तक चालू होता है। वहीं जब हम मानसून सत्र की बात करते हैं तो ये जुलाई से सितंबर तक, ठीक। अब बात करते हैं शीतकालीन की। जब हम शीतकालीन की बात करते हैं तो याद रहे ये नवंबर से दिसंबर होता है, ये इनकी समयावधि है। अब यहां पर एक चीज देखो, इसी में प्रश्न बन गया कि सबसे लंबा जो सत्र होता है कौन सा होता है? सबसे लंबा सत्र की बात करेंगे तो बजट सत्र होता है। क्यों? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने हो गए? बड़ा हुआ। अब आता है मानसून सत्र, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वहीं आता है शीतकालीन सत्र, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ये 2023 चल रहा है, चूंकि दिसंबर चल रहा है, इसका मतलब कौन सा सत्र चल रहा है? शीतकालीन सत्र वर्तमान में चल रहा है। और वर्तमान में जो शीतकालीन सत्र है ये 4 दिसंबर से शुरू हुआ, 4 दिसंबर से शुरू हुआ, 22 दिसंबर तक रहा है, ठीक। अब इसी बीच कुल 19 विधेयक लाए गए, 19 विधेयक या फिर बिल लाए गए, विधेयक या बिल लाए गए हैं। अब प्रश्न देखो, 2019 में शीतकालीन सत्र में कुल कितने विधेयक लाए गए? 19 विधेयक लाए गए। शीतकालीन सत्र 2019 का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चला है? 4 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूपीपी का है और आरओ
इसमें पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। अब यहां देखो, ये 1 2 3 हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं। अब यहीं पर आर्टिकल 85 ही कहता है कि जो अधिवेशन बुलाए जाएंगे या जो सत्र ये बुलाए जाएंगे साल में तो 3 निर्धारित है, परंतु 2 के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इनका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए 2 के बीच, चाहे बजट सत्र हो और मानसून सत्र, इनके मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। चाहे मानसून और शीतकालीन सत्र हो, इनके मध्य भी 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 6 माह के अंदर अंदर दूसरे सत्र को बुला लेना होगा, आर्टिकल 85 कहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो संसदीय सत्र है। ठीक, तो संसदीय सत्र कहता है, आर्टिकल 85 में कहता है कि लोकसभा में 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाएंगे। कौन कौन से? एक बजट, मानसून, शीतकालीन। बजट का समय फरवरी से मई, वहीं पर मानसून की बात करें तो जुलाई से सितंबर है, और शीतकालीन की बात करें नवंबर दिसंबर। वर्तमान में 2023 का जो शीतकालीन सत्र है 4 दिसंबर से शुरू हुआ 22 दिसंबर तक। इस बीच कुल 19 विधेयक लाए गए। कुल विधेयक या बिल कितने लाए गए? 19 विधेयक लाए गए। अब यहीं पर आ जाओ, राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। राज्यसभा सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि राज्यसभा में 3 के बजाय 4 सत्र बुलाए जाते हैं। कुल कितने? 4 सत्र बुलाए जाते हैं। अब बात करते हैं 4 सत्र कौन कौन से होते हैं। भाई, मानसून सत्र यही रहता है, शीतकालीन सत्र यही रहता है, परंतु जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र में बढ़ोतरी कर दी जाती है। ये 2 कर दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं बजट सत्र को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। ठीक, परंतु इन दोनों में क्या होता है? 3 से 4 सप्ताह का अंतर होता है। 3 से 4 सप्ताह का अंतर होता है, याद रहे। 3 से 4 सप्ताह का क्या होता है? डिफरेंस होता है। किसमें? बजट सत्र में। क्यों? इसीलिए कहा गया है कि राज्यसभा में कुल सत्र कितने बुलाए जाते हैं? तो 4 सत्र बुलाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये सत्र बुलाता कौन है। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? सत्र बुलाते हैं, या सत्र का आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब क्या राष्ट्रपति इनकी इच्छा से हुआ? भाई, लोकसभा चुनाव हुआ तुरंत राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ये किसकी सलाह पर करता है? तो आ जाओ, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर ये सत्र का आहूत करता है। बात समझ में आई? हमने सत्र आहूत कर लिया। सत्र तभी बुलाया जाता है, अब जैसे मान लो बजट है, बजट पर सत्र बुलाया गया, या फिर मानसून या शीतकालीन, या फिर किसी प्रकार का विधेयक या बिल लाया गया। ठीक, अब इसलिए सत्र बुलाया गया है। अब इसके लिए एक निर्धारित किया गया जिसे हम आर्टिकल 100 में रखे हैं, या आर्टिकल 100 कहता है कि सत्र या फिर किसी प्रकार की बैठक या संगोष्ठी या किसी भी प्रकार की कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही गणपूर्ति होनी चाहिए। गणपूर्ति या फिर कोरम क्या होना चाहिए? कोरम। अब हमने आपको पिछला जो वीडियो उसमें बताया था कि कोरम की संख्या कितनी होती है, जो सभा में, जिस सदन में बुलाया जाएगा उस सदन का 10वां भाग। मान लो लोकसभा है, तो लोकसभा में अगर हम कोरम की बात करते हैं तो कोरम में कितनी संख्या चाहिए? कुल सदस्य संख्या कितनी है या अधिकतम? तो 550 है लोकसभा में। हम कह रहे हैं 10वां भाग चाहिए, यानी 10वां भाग। कितने सदस्य हो गए? 55। यानी हम किसी भी प्रकार का विधेयक ला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, उसके लिए कुल कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? 55। यदि 55 सदस्य उपस्थित नहीं है तो ऐसे में जो वहां का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, याद रहे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे में जो सदन की कार्यवाही है उसे क्या कर दे? स्थगित कर दे। भले ही यहां पर 55 की बजाय 54 सदस्य हों, फर्क नहीं पड़ता कि कितने सदस्य हैं। अगर 54 भी सदस्य हैं तो भी स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को प्राप्त हो जाता है। आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 100 कहता है।
गणपूर्ति या कोरम के बारे में कौन कहता है? आर्टिकल 100 कहता है कि किसी भी प्रकार की संसदीय कार्यवाही में गणपूर्ति होना आवश्यक, अर्थात कोरम का होना आवश्यक है। अब कोरम कितनी होगी लोकसभा में? अब यही चीज लागू हो जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में कुल या अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है। ठीक, अब वहां पर अगर हम कह दें गणपूर्ति तो कितनी सदस्य चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। और यदि नहीं है तो ऐसे में भाई वहां पर स्थगित कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है वहां पर करने वाला स्थगित जो करेगा वो है उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित कर देगा। ये था हमारा कोरम या गणपूर्ति, और यह था हमारा सत्र। अब भाई सत्र की बात हो गई, गणपूर्ति या कोरम की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाषा। भाई हम कुछ भी अधिवेशन या कुछ भी करते हैं तो ऐसे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो होती है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज का हम उपयोग करें। तो याद है जो संविधान है आर्टिकल 120 के तहत, आर्टिकल 120 या अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसदीय कार्यवाही में भाषा का प्रावधान करता है। भाषा का प्रावधान करता है। क्या कहता है कि संसदीय कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। किसमें? हिंदी या अंग्रेजी। समझ में आया? यहां पर कह रहा है कि भाषा, संसद में भाषा किस प्रकार अधिवेशन या कोई किसी प्रकार कार्यवाही चालू है या कोई सत्र बुलाया गया है तो उसमें जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ पीपल या पब्लिक या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 120 के तहत संविधान अधिकार देता है कि वो हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो वहां का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति होता है, उसे भी एक अधिकार देता है। ये तो हुई कि कार्यवाही किस भाषा में की जाएगी। संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। परंतु यदि किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है, सपोज दैट कोई व्यक्ति कन्नड़ से आया है, मतलब कर्नाटका से आया है, तो जाहिर सी बात उसकी भाषा कन्नड़ होगी। ठीक, कोई केरल से आया है तो उसकी भाषा मलयालम होगी। ठीक, अब ऐसे में उसे हिंदी नहीं आती है। और दुर्भाग्य से जो व्यक्ति सांसद बना है वो अंगूठा छाप है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है, तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी। अब उसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब ऐसे में यदि वो किसी से बातचीत करे, वार्तालाप करे, कन्वर्सेशन करे, ठीक है, किस प्रकार से करेगा, क्या करे, तो इसके लिए प्रावधान किया है 120 के तहत कि वो व्यक्ति अपने सभापति, उपसभापति जो वहां पर उपस्थित हो, लोकसभा मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में है तो सभापति या उपसभापति से परामर्श लेकर अपनी मातृभाषा में, किसमें? मातृभाषा में वाचन कर सकेगा। किस भाषा में? मातृभाषा में वाचन कर सकेगा। यह प्रावधान आर्टिकल 120 करता है। ठीक, अब यहीं पर एक चीज और है भाई, उसने किया, अब लोकसभा अध्यक्ष को भाषा नहीं आती, यहां समस्या आ गई। मलयालम में बंदा अपनी बात रख रहा है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश का निकल आया। अब वो तो केवल ऐसे बैठेगा, क्या हो रहा है उसे पता नहीं है। अब यही चीज यहां पर देखना है कि तब ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता, क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ है। लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों सदनों में 12 प्रकार के जो लैंग्वेज हैं, 12 लैंग्वेजों का अनुवाद करने का सिस्टम वहां पर दिया हुआ है। कुल कितनी भाषाएं का अनुवाद किया जा सकता है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करने का मतलब सिस्टम है। तो कितनी भाषाएं हैं? 12 भाषाओं में। अगर कोई मलयालम बोल रहा है तो ऐसे में ट्रांसलेट करने का सिस्टम एक्टिव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति होता है उसकी बातों को आसानी से सुन लेता है। यहां बात समझ में आई? हमने बात कर ली है, एक बार फिर से देख लेते हैं। संसदीय कार्यवाही
का है सत्र। सबसे पहले चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सत्र बुलाया गया। ठीक, तो सत्र में देखते हैं कि जब सत्र चालू होता है तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं। ठीक, लेकिन सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 3 कौन कौन से हैं? एक बजट, दूसरा मानसून, शीतकालीन। बजट जो है फरवरी से मई तक रहता है, मानसून जुलाई से सितंबर से रहता है, वहीं शीतकालीन नवंबर और दिसंबर में रहता है। हम वर्तमान 2023 की बात करते हैं तो 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सत्र रहा है। इस बीच कुल 19 विधेयक या बिल लाए गए हैं, मतलब संविधान संशोधन करने के लिए या कानून बनाने के लिए विधेयक लाए गए। मैं फिर कहता हूं, विधेयक वो होते हैं जिन पर राष्ट्रपति अप्रूवल नहीं दिया हो या अभी तक राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए ना गए हो, वो क्या कहलाते हैं? विधेयक कहलाते हैं। कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ही जो अभी घूम रहे हैं वो क्या है? विधेयक या बिल कहलाए। ठीक, और राष्ट्रपति के साइन के बाद वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। ये समझ में आया भाई? सत्र आ गया। अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा में याद रखना सत्र 4 होते हैं। क्यों? जो बजट होता है इसको 2 भागों में कर देते हैं और दोनों के मध्य 3 से 4 सप्ताह का अंतर होता है। डिफरेंस केवल 3 से 4 सप्ताह का रहता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं जो राज्यसभा है उसमें 4 प्रकार के सत्र होते हैं या 4 सत्र होते हैं, बाकी ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक, अब आइए बात करता हूं कि गणपूर्ति के बारे में बात करते हैं। भाई सत्र बुलाया गया है तो जाहिर सी बात है बैठक होगी। बजट हुआ, मानसून या शीतकालीन, इन पर बैठक होगी, हाँ या ना? अब जब बैठक हुई है इन पर, तो बैठक में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आर्टिकल 100 कहता है कि गणपूर्ति या कोरम का होना आवश्यक है। गणपूर्ति कोरम सभा या सदन का 1/10वां भाग, और यदि नहीं है तो ऐसे में उस सभा या उस सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यह अधिकार है या सभापति या उपसभापति को अधिकार है कि वो उस समय चर्चा को बंद कर दे या सदन स्थगित कर दे या आगे को सदन बढ़ा दे। ठीक, अब आ जाओ, ये हो गया। अब इसके बाद मान लो कि ये चालू हो गया, ठीक है, कोरम पूरा हो गया, 55 के बजाय 56 सदस्य वहां उपस्थित थे। अब आइए बात करते हैं कि जो व्यक्ति उपस्थित थे वो निकल गए दक्षिण भारत के, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के। अब बात करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है या 1-2 और जो सदस्य हैं वो निकल गए उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत के थे उनको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती थी, जबकि आर्टिकल 100 कहता है, 120 कहता है कि जो संसदीय कार्यवाही की भाषा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में की जाएगी। लेकिन उन लोगों को हिंदी नहीं आती क्योंकि दक्षिण भारत से आए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे में अंग्रेजी नहीं आती है। अब क्या होगा? तो ऐसे में वो व्यक्ति उनसे, मतलब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में है तो सभापति या उपसभापति से परामर्श करके या उनसे निवेदन करके या फिर उनसे आदेश पा करके, मतलब अपनी बात रखेंगे कि हमको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो प्लीज हमको हमारी मातृभाषा में बात करने दिया जाए। ऐसे में वो अधिकार देता है, या राष्ट्र कह सकते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति को अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दिया जाए। अब मान लो वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, वो बोल रहा है कन्नड़ में, जो अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं उनको इंग्लिश और हिंदी के अलावा नहीं आती है। ठीक, अब ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे के लिए ट्रांसलेटर सिस्टम है जो 12 प्रकार की भाषाओं का अनुवाद करते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। क्लियर? अब कल लेके आएंगे आपके लिए कार्यवाही का सिस्टम जो है, जैसे प्रश्नोत्तर, प्रश्न काल वगैरह हैं, कल लेके आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।